इस देश में एक समय था जब दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। दोयम दर्जे का मतलब उन्हें अछूत बना दिया गया था। आज वही हालात मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। उनके शिक्षा का अधिकार, उनसे रोजगार का अधिकार, उनकी जब भी वो आवाज़ उठाते सड़कों पे आते तुरंत उन पर एफआईआर की जाती है, उन्हें तुरंत उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं। क्या हकीकत नहीं है? एक पूरा परिवार जब 20-25 साल मेहनत करता है तब बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाता है, और सरकार, एक धार्मिक सरकार जो है, एक धर्म पे चलने वाली सरकार, वो एक चंद मिनट लगाती है उस घर को बुलडोज करने में। आज भी देश की जेलों में आप अगर डाटा देखेंगे 93% दलित और मुसलमान जेलों में हैं, जिसमें से 62% ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई बड़ा आपराधिक केस नहीं है, लेकिन वो बच्चे जमानत नहीं करा पाए और वो 20-20, 30-30 साल तक झूठे आरोपों में जेलों में रहे। बहुत ईमानदारी से दलित समाज खड़ा हो जाए मुसलमान भाइयों के साथ। तो दिल्ली में, मैं सिर्फ एक जाति का बात कर रहा हूँ, जाट कम्युनिटी 12% है, 13% मुसलमान है। दिल्ली में वोटिंग कितनी होती है? 60%, 50 से 60%। तो 12 और 13 कितना हो? 25%। 60% और 25% अगर वोट एक तरफा हो जाए तो भाई साहब सरकार आपकी बन सकती है। एक मुसलमान, अगर उत्तर प्रदेश में अगर दलित मुख्यमंत्री मुसलमान बनवा सकता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुसलमान बन सकता? ये बताइए। जिसकी खुद की औलादे नहीं है वो बच्चों के जाने का दर्द कैसे महसूस करेगा? जिस व्यक्ति की खुद की औलादे नहीं है। अब एक बताइए, मैं बार बार आपके माध्यम से, बहुत सारे साथियों से सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ, एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने कोख में पालती है, पालने के बाद उसे बड़ा करती है, 18-19 साल तक बड़ा करके उसे कहती है जा बेटा अब काम करना शुरू कर दे। इसी तरह एक बाप जब बच्चा पैदा होता है उसे गोदी में लेता है, उसके बाद पूरी जिंदगी उसे अपने कंधे पर खिलाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोगों के बयान, जिनकी खुद की औलादे नहीं है, उनके बयानों की वजह से उन परिवारों से उनके बच्चे चले जाते हैं। अरे वो कहते हैं पूरा देश ही हमारा परिवार है, पूरे देश की जनसंख्या ही हमारी संतान है। सर देखिए, जब आप ये बात कहते हैं मुझे थोड़ी हंसी आती है। जो खुद के बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे वो दूसरों के बच्चों को अपना बता रहे हैं। पहले खुद के तो कर लो। और कहते हैं पूरा देश उनका कैसे? अरे तुम लोगों का देश, तुम लोग तब माने जाते हैं जब तुम लोग इस देश में सद्भावना बना कर रखते हैं। ठीक है सर, एक आदमी कहते हैं, एक समुदाय कहता है कि सर तन से जुदा कर देंगे, दूसरे वाले कहते हैं राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे। ये ऐसे नारे, ये समाज में जहर नहीं घोलेंगे तो क्या घोलेंगे? देखो, पहली बात तो ऐसे बयान जब आते हैं उसकी निंदा होती है, और आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहूँगा और शायद आप इस बात को समझेंगे। पहली बात जब ये आती है कि राम राम चिल्लाएंगे जैसे बयान आते हैं, तो उस समय हमें समझना होगा कि जब ये मामले होते हैं तो होते क्यों हैं। यार इस देश में धार्मिक कार्यक्रम ऐसा नहीं है एक विशेष जाति के लोग करते, सभी करते हैं। मुसलमान भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, अलग धर्मों के जैन भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना कि जब वो यात्रा करते हैं तब ऐसे मामले होते हो? क्या मुसलमान उनके ऊपर पत्थर मार रहे हो? क्या इस देश का दलित जब अम्बेडकर आदि यात्राएं निकालता है तो कभी सुना मुसलमानों ने उनके ऊपर पत्थर मारा हो? नहीं मारता ना, क्योंकि वो जितने लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्द बना के रखना चाहते हैं। लेकिन एक विशेष जाति के लोग जब ये धर्म यात्रा के नाम पे निकालते हैं तो उनके साथ कहानी क्या पड़ती है? वो जाते हैं, एक विशेष समुदाय जो मुस्लिम समुदाय, उनके घरों के आगे जाते हैं, वहाँ पे अपमानजनक गालियों वाले गाने शुरू कर देते हैं। फिर उनके घरों में घुस जाएंगे, तोड़फोड़ कर देंगे, उनके घरों में उनके धार्मिक जो झंडे उन्हें निकाल के फेंक देंगे, अपने झंडे लगा देंगे। झंडा ज्यादा जरूरी है, जान ज्यादा जरूरी है? भाई पहले पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस बात को कहूँगा आपके माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? टकराव बनता है। यार आप ही बताइए, किसी समाज के धार्मिक झंडे को आप उठा के बाहर फेंक दें और वहाँ पे अपना झंडा लगा दें, गलत है? आदमी के लिए है। अरे सुन लीजिए ना भाई, आप बीच में मत टोकिए, बीच में टोकेंगे तो पूरी बात नहीं रख पाऊंगा और दर्शकों को पूरी बात जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपस में टकराव होगा। और आप कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय करता है। अभी महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई, दक्षिण भारत में ऐसी घटना हुई जिसमें सिर्फ टोपी पहनकर लोगों को मुसलमान समझ लिया गया, लेकिन जब वो पकड़े गए तो पता लगा वो हिंदू थे। वो मंदिरों में उन्होंने मांस के टुकड़े फेंके थे ताकि वहाँ पे दंगे हो सके, चुनावों का समय था। ठीक है सर, मेरा सर सवाल वही है, क्या झंडा इतना ज्यादा जरूरी है? आदमी की जान ले ली जाए? देखिए, जान किसी की भी जाएगी, दुख होगा, क्योंकि ये दर्द सीधी बात है ना मैं समझ पाऊंगा ना यहाँ पे कोई खड़ा हुआ व्यक्ति समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका बच्चा जाता है उस माँ से पूछे उसका दर्द कैसा है, क्योंकि जिस बाप ने अपना बेटा खोया वो दर्द को उससे पता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसे मुसलमानों ने ही मारा हो। एक भी वीडियो ऐसी दिखाई जब मुसलमान गोली मार रहे हो। ये धर्म की बात करते हैं, कट्टरता, सुन लीजिए इतनी बढ़ती जा रही है लोगों में। सर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक सबूत बताइए जहाँ मुसलमानों ने उसे मारा हो। अभी हमारे देश की जेलों में स्वीकार कर लिया आरोपी ने। अरे आरोपी पुलिस के डंडे, क्या वो कहते हैं कि वो पुलिस के जो क्या कहते हैं रस्सी का भी सांप बनाती है, वो हमने देखा है। रस्सी का सांप बनाते पुलिस को देखा, प्रशासन किस तरह काम करता है हमें पता है। आज भी देश की जेलों में आप अगर डाटा देखेंगे 93% दलित और मुसलमान जेलों में हैं, जिसमें से 62% ऐसे बच्चे हैं जिनके ऊपर कोई बड़ा आपराधिक केस नहीं है, लेकिन वो बच्चे जमानत नहीं करा पाए। उन पे केस क्या है? किसी से झगड़ा हो जाने का, किसी के चोरी चकारी का, और वो 20-20, 30-30 साल तक झूठे आरोपों में जेलों में रहे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मुसलमान निकल के आया और 30 साल जेल में रहने के बाद उसे बाइज्जत रिहा किया कोर्ट ने, या 30 साल तक चार्जशीट दायर नहीं हो पा रही
और उसके बाद चार्जशीट दायर होती है, फिर केस लड़ता है और वहाँ पता लगता है बाइज्जत बरी है, तो उसके बाद उस जो मुस्लिम एक विशेष कम्युनिटी के लोग हैं उनकी जो जिंदगी बर्बाद हुई उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक अधिकारी और ये नेता ही तो है ना। तो हमें समझना होगा यहाँ देश में, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, इस देश में एक समय था जब दलितों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया था। दोयम दर्जे का मतलब उन्हें अछूत बना दिया गया था। आज वही हालात मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। उनके शिक्षा का अधिकार, उनसे रोजगार का अधिकार, उन्हें बैकफुट पे लाया जा रहा है। शिक्षा चाहिए इनको, धर्म चाहिए। अभी बता रहा हूँ भाई, एक चीज जो धर्म पे आऊंगा, शिक्षा के लिए कभी आए हैं सड़क पर, या जैसे आ गए हैं सब? अभी बताऊंगा भाई, धर्म पे भी आऊंगा। वो इसीलिए नहीं आ पाए क्योंकि वो इतने सक्षम नहीं है। जब भी वो आवाज उठाते, सड़कों पे आते, तुरंत उन पे FIR की जाती है, उन्हें तुरंत उनके घर पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं। क्या हकीकत नहीं है? एक पूरा परिवार जब 20-25 साल मेहनत करता है तब बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाता है, और सरकार, एक धार्मिक सरकार जो है, एक धर्म पे चलने वाली सरकार, वो एक चंद मिनट लगाती है उस घर को बुलडोज करने में। अगर मान लीजिए किसी मुस्लिम भाई ने गुनाह भी किया, मान लीजिए गुनाह कर दिया ना, तो आरोप तय होगा ना। आरोप तय होने का कोर्ट वो करेगा ना, कोर्ट ही तो सजा देगा, जब कोई पुलिस वाला दे देगा। पुलिस की काम है कि उस गिरफ्तार करके सीधा जाके जेल में जाकर डाल दे, और कोर्ट में केस जो तय होगा, फाइनल होगा, उससे फाइनल हो करा जाए। लेकिन आप उसके परिवार की पूरी संपत्ति ध्वस्त कर दे तो क्या वो दोबारा उठ पाएगा? एक बार घर टूट गया, 50 आज की डेट में मकान बना 25 से 30 लाख रुपए लगते हैं। क्या हुआ है बहराइच में, तो निशान लगा दिए गए। अरे प्रभु, यही बात बता रहा हूँ, ये अवैध निर्माण से मुसलमानों की तरफ दिखता है या अन्य जातियों की तरफ दिखता है? क्या सवर्णों के मकान अवैध नहीं है? अभी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको, दिल्ली की सड़कों पे दिखाता हूँ कितने अवैध मंदिर दिखाऊं। बोलिए कितने अवैध मंदिर दिखाऊं? प्राचीन मंदिर हमारे पहाड़ में नेहरू बाजार के अंदर बताते तो नेहरू बाजार में मंदिर थे, वो पेड़ के नीचे वो मूर्ति रखी थी कुछ साल पहले। आज बड़े बड़े मंदिर बना दिए, किसी की औकात है कि उन्हें हटा दे? आस्था है उनकी। लेकिन वहीं पे अगर मुसलमान अगर वहीं पे कुछ बना लेगा तो तुरंत तो हो जाएगा। मैं देखिए, मेरी बात को समझिए, इस देश में पहली बात आप याद रखिएगा, इस देश में अगर मुसलमान है तो हिंदुवादी संगठनों के लिए एक बात क्लियर बता देता हूँ, जो 10% जातिवादी लोग हैं, अगर मुसलमान है तो उनकी नज़र में वो आतंकवादी है। अगर वहाँ पे सिख है, अगर वही सिख है तो खालिस्तानी है। लेकिन अगर वहीं पर वो क्या नाम है आदिवासी है तो नक्सलवादी है। लेकिन अगर वहीं पे वो दलित है तो अरबन नक्सली आ गया, नया शिगुफा आ गया। तो आप एक बात बताइए, आपसे मेरा सवाल है, इस देश की 90% आबादी आप आतंकवादी, नक्सलवादी और खालिस्तानी बताते हैं, विदेशी बता देते हैं, और बाकी 10% राष्ट्रवादी हो गए। ये 10% जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं, बाकी सारे वो हैं। कैसा कुछ जहर फैलाया जनता में, समुदायों में? देखिए, उसका अंत एक ही तरीका है, उसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, इसका अंत करने का एकमात्र तरीका है कि दलित और मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, और वो कैसे होंगे इसे खुद तय करना पड़ेगा। और उसका बड़ा कारण बताता हूँ क्यों। दलित समाज ने जो आज जो दंश मुसलमान झेल रहा है, वो दलित समाज ने झेला हुआ है, वो उस पीड़ा से निकल रहा है। अगर वो निकल सकता है तो मुसलमान भी निकल सकता है। और मुसलमान को निकलने के लिए याद रखिए, जिस तरह मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुसलमानों बहन जी को समर्थन दिया, दलित मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह अगर ईमानदारी से दलित समाज खड़ा हो जाए मुसलमान भाइयों के साथ, तो दिल्ली में, मैं सिर्फ एक जाति का बात कर रहा हूँ, जाटा कम्युनिटी 12% है, 13% मुसलमान है। दिल्ली में वोटिंग कितनी होती है? 60%, 50 से 60%। तो 12 और 13 कितना हो? 25%। 60% और 25% अगर वोट एक तरफा हो जाए तो भाई साहब सरकार आपकी बन सकती है। एक मुसलमान अगर उत्तर प्रदेश में अगर दलित मुख्यमंत्री मुसलमान बना सकता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों नहीं मुसलमान बन सकता? ये बताइए।